नमस्कार दोस्तों। आज सुबह सुबह एक युवा साथी श्याम मीरा सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का एक वीडियो भेजा है। यह वीडियो प्रधानमंत्री मोदी के पेज पर, फेसबुक पेज पर भी मौजूद है। उस भाषण का हिस्सा 40 सेकंड का यह भाषण है, या भाषण का हिस्सा कहें इसको। यह मैं आपको एक बार सुनाना चाहता हूं। यह भाषण है 27 अप्रैल 2007 का। शिमला में प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। उस भाषण के 40 सेकंड को आप पहले सुनिए और उसके बाद उस भाषण के मायने और उसके बाद देश भर में मजदूरों के साथ जो हो रहा है वो और बाकी चीजों पर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले 40 सेकंड वो भाषण सुनिए। और मैं 40 सेकंड के लिए चुप रहता हूं इसलिए कि मैं चाहता हूं कि स्क्रीन में आपको भाषण सुनाई दे। 40 सेकंड सुनिए। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। सुना आपने प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वो क्या चाहते हैं आपने सुना गौर से। उन्होंने कहा कि इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो गरीबों को भी मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। भीड़ ने तालियां बजाई और कोई भी सुनेगा तालियां बजाएगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। उन्होंने कहा कि जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल में घूमता है, वो हवाई जहाज में घूमते हुए दिखना चाहिए। मेरा ये सपना है, बहुत अच्छा सपना है। और इस सपने के बारे में सुनकर शिमला में सामने खड़ी भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई। मैं भी होता तो ताली बजाता। बहुत अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूं ऐसे भाषणों का। लेकिन सवाल उठता है, क्या हाल के दिनों में ही अगर हम देखें, क्या यह जमीनी हकीकत है? हवाई जहाज पर जो लोग दिख रहे हैं और हवाई चप्पल में जो लोग दिख रहे हैं, उनका फर्क देश में साफ साफ देखा जा रहा है। हवाई जहाज से विदेशों से लोगों को लाया जा रहा है, उस पर सवाल उठे पहले। हालांकि लाया जाना चाहिए, मैं इस पर, वो हमारे नागरिक हैं, वो भी भारतीय हैं, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं कि उनको लाया क्यों गया। लेकिन सवाल उठता हवाई जहाज वालों के लिए सुविधा और हवाई चप्पल वालों के लिए सुविधा, दोनों की सुविधाओं का फर्क देखिए। अब ये चप्पल देखिए स्क्रीन पर। पता है ये चप्पल किन का है? ये चप्पल उन मजदूरों का है जो महाराष्ट्र में परसों शाम को 150 रोटियां और चटनी टिफिन में पैक करके लेकर चल पड़े थे भूसावल और औरंगाबाद की ओर जालना से। चले क्यों थे आप सबको पता होगा, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि जालना की जिस फैक्ट्री में काम करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई थी। वो सब बेरोजगार हो गए थे और उसके बाद उन्हें किसी तरह से लगा कि भूसावल या औरंगाबाद से कोई ट्रेन खुलने वाली है। अब कहा जा रहा है ऐसी अफवाह थी, लेकिन वो चल पड़े पैदल ट्रैक के किनारे किनारे, क्योंकि वो सुरक्षित लगा जाने का रास्ता, रोक टोक भी नहीं होता, वो चल पड़े। और जब 37-38 किलोमीटर चल चुके तो थक गए। थके हुए मजदूरों ने ट्रैक पर ही रुककर खाना खाया। जो रोटियां उन्होंने पैक की थी, सबने मिलकर 150 रोटियां जो बनाई थी चटनी के साथ खाया। उसको गटकना कह सकते हैं, क्योंकि थक चुके थे। 40 किलोमीटर, 37 किलोमीटर चलना, जरा सोचते हैं, घंटों चले होंगे। प्रति घंटे हम लोग 1 घंटे वॉक करते हैं, हालत खराब होती है अगर 7 किलोमीटर चलना होता है। 38-37 किलोमीटर चलकर थक गए, ट्रैक के किनारे खाना खाया और उसके बाद उन्हें लगा कि लॉकडाउन है, गाड़ियां बंद है, और उसके बाद उन्होंने ट्रैक को ही ओढ़ना बिछौना बना लिया और ट्रैक पर थके मजदूर सो गए। और उसके बाद मालगाड़ी आई तड़के और उसमें से 16 मजदूरों को उड़ाती हुई मालगाड़ी चली गई। हालांकि मालगाड़ी के चालक ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार और सोए मजदूर, उनकी किस्मत खराब थी, वो बच नहीं पाए। उसके बाद क्या मिला पटरी पर? आप देख रहे हैं तस्वीरें। रोटियां, कुछ रोटियां, चंद रोटियां जो खाने के बाद उन्होंने बचा ली होगी शायद, या बच गई होगी शायद। उनके वह बैग जिसमें उनके कपड़े होंगे और चप्पल और कुछ रुपए जो उनके पास थे, क्योंकि बहुत तो खर्च हो चुके थे बेरोजगारी में, और सैनिटाइजर
जो भारत सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने, जो राज्य सरकार ने, जो सबने नसीहतें दी है कि हर वक्त सैनिटाइजर से हाथ धोना, सैनिटाइजर के डब्बे भी थे। मजदूरों की ये त्रासद तस्वीर, उनकी लाश के बाद जो छूटी हुई चीजें हैं, जो सामान है, जिसमें चप्पल भी है, इसलिए मैं चप्पल पर फोकस ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने चप्पल की बात की है। दरअसल ये हवाई चप्पल वाले लोग हैं जिन्हें हवाई जहाज तो नसीब नहीं हुई, हो ही नहीं सकता इस मुल्क में। हवाई जहाज नसीब होना छोड़िए, सड़क या रेल मार्ग से सफर भी नसीब नहीं हुआ और वो पैदल चल पड़े थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। बहुत ज्यादा वक्त इस पर नहीं लूंगा, लेकिन हां, मेरे कहने का आशय यह है कि मैंने कल से आज तक बहुत सारे नेताओं के भाषण टुकड़ों टुकड़ों में चैनलों पर सुने। नेताओं के भाषणों में एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। राज्यों में सरकारें कहीं कांग्रेस की है, कहीं बीजेपी की है। हर नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। कोई दुखी, चिंतित, क्या बोले, जिसकी आत्मा रोनी चाहिए, यह तस्वीर मुझे कहीं नहीं दिख रही। इसमें हर जगह राजनीति है, एक दूसरे पर दोषारोपण है, टोपी ट्रांसफर करने की कोशिश है। वापस लौटते हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि प्रधानमंत्री देश को सपना दिखाते हुए 6 साल हो चुके हैं और वो ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे भाषण देते हैं तो हमारे क्या कहें, हमारे कॉर्ड को छूता है, हमारे दिल को छूता है, आपके दिल को छूता है। और शायद इसलिए उनके कहे पर तालियां, थालियां, शंख बजाते हैं, उनके कहे पर दिए, दीप, मोमबत्ती जलाते हैं। और जब ये होता है तो तब हम जैसे लोग जब सवाल उठाते हैं कि क्या मोमबत्ती जलाने वालों की भीड़ में, क्या शंख बजाने वालों की भीड़ में, क्या छतों पर खड़े होकर दीप दिए जलाने वालों की भीड़ में भले एंटीलिया की ऊंची इमारत पर अंबानी दिखे हों, क्योंकि आप सबने देखा था मुकेश अंबानी दिखे थे, भले अंबानी दिखे हों, भले बड़े बड़े उद्योगपति दिखे हों, भले हमारे जैसे लोग दिखे हों, आपके जैसे लोग दिखे हों, लेकिन मजदूर क्या उस चिंता में शामिल थे या उस जश्न में शामिल थे, उस इवेंट में शामिल थे? मैंने कल भी कहा वो नहीं थे। लेकिन हुआ क्या था तब? बीजेपी आईटी सेल की तरफ से और कुछ जो बीजेपी समर्थक बुद्धिजीवी हैं उनकी तरफ से एक मजदूर महिला की तस्वीर वायरल की गई जो सड़क के किनारे किसी झोपड़ी में, जो प्लास्टिक की झोपड़ी में बैठी थी और एक दिया जल रहा था। मैं उस तस्वीर को खोजने की कोशिश किया, आज मिली नहीं तस्वीर, लेकिन आपको मिले तो नीचे टैग करिएगा, मैं उसका इस्तेमाल कहीं करना चाहूंगा, ट्विटर पर भी और कहीं भी। उस तस्वीर को प्रतीक के तौर पर प्रसारित किया गया कि पूरा देश, जिसमें 40-45 करोड़ ये मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, निर्माण क्षेत्र के मजदूर हैं, हर तरह के मजदूर, गरीब तबका, वो सब लोग उसमें शामिल हैं, देख लो तुम लोग सवाल उठाने वालों। और वो प्रतीक के तौर पर वो तस्वीर को पोस्ट किया गया। तब भी मेरा सवाल या हम जैसे लोगों का सवाल था कि गलतफहमी में मत रहिए कि शंख बजाने, ताली बजाने, थाली बजाने और दिए जलाने में 40 करोड़ मजदूर शामिल हैं। और अगर आज हो सकता है चुप हैं तो उनका मुखर जो गुस्सा है, उनकी परेशानी है, उनकी मुश्किलें सामने आएगी। लेकिन क्या हुआ? उसके पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी जब हाईवे से मजदूर गुजर रहे थे 23, 24, 25, 26 मार्च को। बाद में देखा जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत चर्चित उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों के बारे में, जो सड़क से जो ऐसे जा रहे हैं जो मजदूरों के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो 31 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता हैं, उन्होंने कह दिया नो वन इज नाउ ऑन रोड, सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट ऑन माइग्रेंट वर्कर्स लिविंग इन ड्रॉप्स। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अब सड़क पर कोई नहीं है। और उसको जब उनसे फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब पूछा गया तो तुषार मेहता का स्टेटमेंट है ये, सुप्रीम कोर्ट में कहा आई हैव इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट दैट नो वन इज नाउ ऑन द रोड, एनीवन हु वाज आउटसाइड हैज बीन टेकन टू द अवेलेबल शेल्टर्स। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कोर्ट में बयान है। तो उनके हिसाब से तो 31 मार्च को देश में सब सेटल हो चुका था। लेकिन छिटपुट तस्वीरें आ रही थी, उन तस्वीरों को मुख्यधारा के मीडिया में कोई जगह नहीं मिल रही थी और सरकार आंख बंद करके बैठ गई थी कि सब शंख ताली थाली में शामिल हैं, इसलिए कहीं कोई इसमें नहीं है। नतीजा अब आप बीते 2 सप्ताह से 15, 18, 20 दिन से, और खासतौर से लॉकडाउन पार्ट 2 के बाद ज्यादा, उसके पहले शायद उन्होंने सब्र किया कि चलो 21 दिन निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद ज्यादा आप लगातार देख रहे हैं।
और अब जो एक बात जानकारी मैं अभी शेयर करना चाहता हूं कि अभी मैं देख रहा था आज, हालांकि मैं क्रेडिट दूंगा कि दैनिक भास्कर अखबार के हवाले से है कि लॉकडाउन के दौरान 45 दिन में लौट रहे 73 मजदूर रास्ते में दम तोड़ चुके हैं। 73 और ये अलग अलग जगह के आंकड़े हैं, जिसमें और अलग अलग वजह से दम तोड़े। एक्सीडेंट भी हुआ, कहीं पति पत्नी जा रहे थे औरंगाबाद में, 8 मई को साइकिल से घर लौट रहे थे, वाहन ने कुचल दिया। 5 मई को मथुरा में 7, बिहार में 2 हादसे में मौत हो गई। तेलंगाना में 8 मजदूरों को वाहन ने टक्कर मार दी। महाराष्ट्र में 4 मजदूरों की मौत हुई। 27 मार्च को गुजरात में 4 मजदूरों को कुचल दिया वाहन ने। 29 मार्च को यूपी लौट रहे 5 मजदूरों को एक ट्रक ने रौंद दिया। ये सारी दुर्घटनाएं, हादसे हैं। और उसके बाद ये सबसे बड़ा हादसा भी। तो इतनी मजदूरों की मौत, 73 मजदूरों की मौत रास्ते में हो चुकी है, जो यूपी, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में घटनाएं हुई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिन हवाई चप्पल वालों के लिए हमने कहा कि वो हवाई जहाज में चलेंगे, वो हवाई चप्पल वाले कैसे सड़कों पर बेमौत मारे जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार की भूमिका और राज्य सरकार की भूमिका, यह भी नाइंसाफी होगी कि अगर हम हर चीज को सिर्फ केंद्र सरकार के माथे पर उसकी जिम्मेदारी डालें, क्योंकि राज्य सरकारों की भी विफलता बहुत जबरदस्त है और उनकी भी जिम्मेदारी की बात होनी चाहिए। शुरुआत हमने प्रधानमंत्री मोदी की इसलिए की क्योंकि देश उन्हीं की ओर देखता है। सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है, जो अपील करते हैं वो भी मानते हैं और उनके समर्थक मानते हैं कि देश वैसे ही चलेगा, और जो फैसले करते हैं वो ये भी मानते हैं, उनके समर्थक भी मानते हैं कि वैसे ही होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत वहां से की। लेकिन अब राज्य सरकारों की बात, हर राज्य में हंगामा मचा है, हर राज्य में। और सूरत की खबरें आप लगातार देख रहे हैं, मैं भी लगातार बता रहा हूं कि सूरत में कैसे लाठी डंडे खाकर भी मजदूर बार बार निकल रहे हैं। कठुआ की खबर कल आई कि जम्मू कश्मीर के कठुआ में कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों ने हंगामा किया और उसके बाद उनको सैलरी नहीं मिली। सैकड़ों मजदूर सड़क पर आए और किसी ढंग से वहां के जो पुलिस अधिकारी उन्होंने भोजपुरी में बात करके उनको समझाया, क्योंकि उनको लगा कि बिहार यूपी के हैं, भोजपुरी समझेंगे। एक वीडियो अभी मैं देख रहा हूं और मैं फिर चाहूंगा कि 25-30 सेकंड में चुप रहूं ताकि वो वीडियो देख सकें। ये वीडियो एक रिपोर्टर ने शेयर किया है ट्विटर पर। ये भी मजदूर गुजरात से चले और कैसे मजदूर रास्ते में गुहार लगा रहे हैं। इस वीडियो को मैं एक बार मैं जरा प्ले करूंगा ताकि आप सुन लीजिए। ये मजदूर चले हैं गुजरात से। हालांकि जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, चूंकि मजदूर झारखंड जा रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री ने, हेमंत सोरेन ने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए मदद की बात कही है अपने अधिकारियों को। लेकिन जरा इस वीडियो को देखेंगे, आप लोगों को बार बार देखना जरूरी है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि देश में हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का गुस्सा मजदूरों पर ही हो जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। अभी भी मैं अपने यूट्यूब के नीचे देख रहा था कमेंट में कि क्या है ये मजदूर तमाशा कर रहे हैं, पटरी सोने की जगह थी क्या, पटरी पर क्यों सो गए तो ट्रेन तो आएगी। इस तरह के मिजाज, इस तरह की मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं, उन सबको भी देखना जरूरी है। तो एक बार इस वीडियो को देखिए आप। और ये वीडियो सोहन सिंह ने अपने फेसबुक पर, माफ करें, ट्विटर पर लिखा है। हालांकि इस वीडियो के नीचे एक फोन नंबर भी है, उस नंबर पर अभी 2 घंटे से मैं फोन करने की कोशिश कर रहा था। किसी ने बार बार आ रहा है कि नंबर सही नहीं है, गलत नंबर मैंने डायल किया। मैं तथ्य नहीं जानता, लेकिन उसके नीचे कुछ लोगों ने लिखा है कि उन तक मदद पहुंचा दी गई या उनसे संपर्क कर लिया गया। लेकिन सिर्फ मैं इसलिए आपको दिखाऊंगा ताकि ऐसे वीडियो देखकर आपको शायद अंदाजा हो कि अभी भी लोग पैदल चले जा रहे हैं और अभी हमने कुछ घटनाएं देखी है, पता नहीं आगे आने वाले दिनों में क्या होना है। मैं चुप रहता हूं ताकि ये वीडियो देख सके आप। 30 सेकेंड। ये झारखंड राज्य पश्चिम सिंहभूम जिला चाईबासा के रहने वाले हैं और ये गुजरात खड़ा हो गया, बोलते रहो। पैदल चल रहे हैं। हम लोग अभी कंपनी में नहीं जा सकते। कंपनी में जो हम लोग को बोला गया कि एक बार निकलने के बाद यहाँ तुम लोग नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग पीछे जा भी नहीं सकते। कृपया से आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग का जितना भी आप मदद कर सकते तो हैं। ये वीडियो भी देखा आपने, गुजरात से चले झारखंड के लिए ऐसे रास्ते से पैदल, और सबके हवाई चप्पल, किसी किसी के जूते भी होंगे। अब बात आती है राज्यों की और क्या करने की।
आज अगर ट्रेनें चलाने और हर तरह की बातें हो रही है, ये सवाल तो उठता है ना कि अगर 24 मार्च को अचानक लॉकडाउन हुआ 4 घंटे के नोटिस पर, अगर उसके पहले 4 दिन 5 दिन ऐसी तैयारी होती कि एक साथ आज जैसे हो रहा है कि 150 ट्रेनें चल चुकी, इतने लाख मजदूरों को ट्रांसफर कर दिया गया, अगर उसी समय ये सारी तैयारियां होती और 4-5 दिन ट्रांसफर सिर्फ चलता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। या आज भी अगर हो रहा है तो आज उसका जो फुल प्लान सिस्टम होना चाहिए वो है क्या है, तो ऐसी स्थितियां क्यों हैं? और ये चिंता इसमें बहुत सारे राज्यों की है कि मजदूर आज आ रहे हैं तो वो कोरोना लेकर आ सकते हैं। ये स्थिति इसलिए हुई क्योंकि ये 40 दिन हो चुका। शायद ये हमने मार्च के आखिरी हफ्ते में किया होता तो उस समय कोरोना इतना फैला नहीं था। इन सवालों के बीच राज्य सरकारों की भूमिकाओं पर अमित शाह ने एक चिट्ठी लिखी है ममता बनर्जी को, और एक सवाल बंगाल के मुख्यमंत्री पर है। ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर अमित शाह ने लिखा है कि जो ममता बनर्जी जिस ढंग से उनको सपोर्ट करना चाहिए और जिस ढंग से मजदूरों को भेजने के लिए जो इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसको लेकर ममता बनर्जी की सरकार सहयोग नहीं कर रही है। ये चिट्ठी लिखी है और एक साथ में यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी डेटा जो दे रही है राज्य में वो डेटा सही नहीं है, वो जानकारियां सही नहीं दे रही है। जितने वहां कोविड पेशेंट हैं वो कोविड पेशेंट के बारे में वहां से सही जानकारी नहीं मिल रही है। और इसको लेकर जो केंद्र के गृह सचिव अजय भल्ला उन्होंने भी पहले चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश भर में सबसे ज्यादा 13.2% मृत्यु दर बंगाल में है, जिससे साबित होता है कि राज्य में न तो तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, न ही लोगों की सही तरह से टेस्टिंग हो रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मतलब एक दूसरे में किससे मिला, संक्रमण कैसे फैला, उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है, ये कहा। और दूसरा कि पहले एक आंकड़ा 12.8% था, हफ्ते भर में इसमें 0.8% की बढ़ोतरी हो गई। 2 हफ्ते के दौरे में पश्चिम बंगाल पहुंची जो टीम थी IMCT ने भी कोविड में होने वाले मौतों में पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर में सबसे अधिक बताया था। और उसके अलावा यह है कि वहां सहयोग नहीं किया जा रहा है, कुछ राज्य के प्रशासन की तरफ से जो हीला हवाली तो है ही, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है और कई तरह की ऐसी खबरें। और इन सब के बीच अमित शाह की वो चिट्ठी, और इस मामले में मैं ये साफ साफ कहूंगा कि हां, बंगाल सरकार की भूमिका जैसे सहयोगात्मक होना चाहिए ऐसे मामले में वो नहीं है। क्यों ऐसा लिखना पड़े कि बंगाल सरकार अनुमति नहीं दे रही है प्रवासी मजदूरों को आने की, बाकी चीजें तो आप छुपा रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं, वो इल्जाम उसको पूरी तरह से सामने आकर तथ्यों के साथ काउंटर करना चाहिए और नहीं तो मानना चाहिए कि गलती हो रही है और छुपाए जा रहे हैं। और ये तथ्य ऐसे बताते हैं कि कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्दादारी है बंगाल में, एक बात। लेकिन उससे हम कि प्रवासी मजदूरों को, बंगाल के अगर मजदूर हैं, क्यों अमित शाह और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखनी पड़े कि बंगाल के मजदूरों को ममता बनर्जी जाने की अनुमति नहीं दे रही है। यह अमित शाह की चिट्ठी का हिस्सा है। उन्होंने लिखा है कि रेलगाड़ियों के माध्यम से लगभग 2 लाख मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा चुका है, लेकिन बंगाल सरकार सहयोग नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति क्यों है? आपको दुश्मनी और आपसी रंजिश बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो सकता है, लेकिन आपके सूबे के जो आपके प्रवासी मजदूर हैं ममता बनर्जी जी, उनको अगर ले जाने में आपको क्या परेशानी है? ये हो रहा है। तो 2 पहलू पर ममता बनर्जी सरकार की जो नाकामी है, लापरवाही है, या जो भी है, या राजनीति है, वो अपराध है, पहली बात। अब आते हैं जरा दूसरे राज्यों की तरफ। उड़ीसा को लेकर एक बार बार बात हो रही है कि उड़ीसा सरकार ने, जैसे कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ कि उड़ीसा के हाईकोर्ट ने एक फैसला दे दिया था एक जनहित याचिका के जवाब में कि उड़ीसा उन्हीं मजदूर को उड़ीसा में एंट्री मिल सकती है जो कोविड निगेटिव, जो टेस्ट हो चुके और उनके पास सर्टिफिकेट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कल खारिज कर दिया केंद्र सरकार की दलील के बाद। और सही किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप ही के मजदूर, आपके नागरिक, आपके सूबे से गए हुए दूसरे राज्य में मजदूर वो आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस या एक प्रोटोकॉल तय किया है, एक सर्कुलर बनाया है कि वो जो जाएंगे वहां आप टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद अगर वो पॉजिटिव हैं या उनमें ऐसे कोई संकेत मिलते हैं उनको क्वारंटीन करेंगे 24 दिन, 21 दिन या 14 दिन। बिहार ने 21 दिन किया, यूपी ने 14 दिन किया। फिर वो पॉजिटिव होते हैं, सही होते हैं, तो उनको आप जाने दीजिए उनके गांव। लेकिन इस बीच ये कह देना कि नहीं, हम जब तक वो पॉजिटिव और निगेटिव की टेस्टिंग ना हो तब तक एंट्री नहीं होगी, हालांकि ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है।
खारिज सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन सरकार का भी कुल मिलाकर ऐसा ही रवैया था। ये भी गलत है। आप सिर्फ केंद्र सरकार के माथे पर सब चीज नहीं डाल सकते या दूसरे राज्यों के माथे पर नहीं डाल सकते। हर राज्य की जिम्मेदारी है। हर राज्य के नागरिक इस मुश्किल में जब तक वो राज्य उसी तरह से कदम ताल करके फैसले नहीं करेगी और उसी तरह से एकजुट होकर कोरोना से नहीं लड़ेगी, तब तक न सिर्फ मोदी की विफलता है, न सिर्फ उद्धव ठाकरे की, न सिर्फ नवीन पटनायक या योगी या किसी एक राज्य की, कई राज्यों की लापरवाहियां सामने आ रही है और उन राज्यों का रवैया बहुत नकारात्मक है। आज उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करके कुछ बातें कहते हैं, लेकिन ये तो महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में मजदूरों की नौकरी गई और उनको पैदल जाना पड़ा। तो क्या लोकल प्रशासन को नहीं पता था? क्या महाराष्ट्र में अगर इतना कुछ मुंबई में हो रहा है, मजदूर वहां महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में मजदूर परेशान हैं और उसके बाद उनको राशन पानी खाना नहीं मिल रहा है, क्या उद्धव ठाकरे की जिम्मेदारी नहीं है? तो हर राज्य की जिम्मेदारी है और हर राज्य कहीं न कहीं इसमें हीला हवाली कर रही है, क्योंकि लोकल ये सही है कि उनको राशन देना, उनको खाना देना, उनकी सुविधाओं का इंतजाम करना, उनका भरोसा जीतना, ये जितना केंद्र की जिम्मेदारी उससे ज्यादा राज्य की जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों में राज्य सरकार भी फेल हो रही, चाहे गुजरात सरकार क्यों ना हो, चाहे कोई सरकार क्यों ना हो। अब आते हैं अलग अलग राज्यों की, जो मैं बात कर रहा था। उड़ीसा की मैंने बात की। उड़ीसा के बारे में आज मैं देख रहा था, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है और उस तथ्य को समझना पड़ेगा क्योंकि कितना अहम है। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है जिसके मुताबिक जो मजदूर उड़ीसा हाल के दिनों में, बीते 12-13 दिनों में गए हैं वहां से, गुजरात से, अलग अलग हिस्सों से, उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनका कहना है कि गंजम एक उड़ीसा में जिला है जहां 2 मई को 1 पेशेंट था, 4 मई को 2 पेशेंट मिल गए, 6 मई को 17 पॉजिटिव मिल गए और 7 मई को 26 हो गए। तो 2 मई से 7 मई के बीच 26 मरीज हो गए या कोरोना पॉजिटिव हो गए। उड़ीसा का कहना है ये सब सूरत से आए थे और उसके बाद वहां इलाके में संक्रमण फैला। ऐसे ही उड़ीसा के मयूरभंज, जगत सिंहपुर, भद्रक, इन जगहों पर, भद्रक में है 11 केस ऐसे मिले, पॉजिटिव हो गए या मिले जो सूरत से थे। ऐसे भद्रक और मयूरभंज में भी 5 और 6 को सूरत से आए पेशेंट मिले। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी नागपुर और मुंबई से आकर जो मरीज जो आए मजदूर, वो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकर आए या रास्ते में संक्रमित हुए या समूह में आए, उससे हुआ, लेकिन जब वहां आए तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे बिहार में मधुबनी और 1-2 जिले जो पूरी तरह निगेटिव जैसे हो चुके थे, अचानक 13-15 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, वो भी बाहर से आए थे, मजदूर थे। अब सवाल उठता है इसका उपाय क्या है? ये होंगे, इसमें इतनी परेशानी की बात क्या है? अगर मजदूर आएंगे, पहली तो ये, अगर सूरत में आज सूरत से आ रहे हैं और आने को बेताब है, मैं फिर वही कह रहा हूं, ये बात 1 महीने, 1.25 महीने, 40 दिन पहले हुआ होता, उस समय कोरोना नहीं फैला था, तो ये स्थितियां नहीं आती। तो आपने तो देर कर दी, एक बात फैसले लेने में केंद्र ने देर की। इसके लिए तो केंद्र की जिम्मेदारी है कि आपने ट्रेनों का इंतजाम नहीं किया, जाने का उस समय नहीं किया जब करते। लेकिन अब अगर चलिए देर हो गई, तो सिर्फ आलोचना की बजाय कि ठीक है वो आए, उनको अपने क्वारंटीन करिए, आपके पास जो स्टेडियम है, स्कूल है, शहर के बाहर जो कुछ भी है, और क्वारंटीन में अगर उनमें 20, 25, 10 पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनको उसी हिसाब से आप उनको हॉस्पिटलाइज करिए और बाकी लोगों को चेक करके उनको जाने दीजिए 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, जो भी है। तो ये इस हाई तौबा के आधार पर यह कह देना कि अब हम मजदूरों को नहीं आने देंगे, ये तो अमानवीय है। कैसे नहीं आने देंगे? वो क्या बाहर से आ रहे हैं? क्या वो अमेरिका, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ढाका, बांग्लादेश से आ रहे हैं? वो आपके राज्य के नागरिक हैं और आपके राज्य के नागरिक दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे और आज उस उम्मीद में अपने राज्य, अपने सूबे, अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। और आपका राज्य सिर्फ नहीं है, वो उनका घर है, उनका गांव है, उनका शहर है। उनको रोकने से चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो या नीतीश कुमार, कोई सरकार कौन होती है रोकने वाली? चिंता कोरोना की है तो उसके लिए कायदे जो हैं, जो गाइडलाइन है, जो MHA का जो सर्कुलर है, जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का पालन करिए। शुरुआत में बिहार सरकार भी रिलक्टेंट थी। बिहार सरकार की तरफ से शुरू में इस पक्ष में नीतीश कुमार नहीं थे कि मजदूरों की घर वापसी हो, और उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ जो प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी उन्होंने ऐतराज जताया था कि कुछ राज्य ऐसा राज्य सरकारें कर रही है, यूपी और दूसरे राज्य कर रहे हैं, इसके लिए एक ही प्रावधान होना चाहिए। उनकी इस पर पहले दिन से उनकी रजामंदी नहीं थी, लेकिन चलिए नहीं थी तो नहीं थी, आपकी राय थी, हालांकि मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन बाद में जब सभी राज्य से लोग जाने लगे तो उनके लिए वैसे इंतजाम होने चाहिए। एक बात। अब दूसरी बात, जो फिर प्रधानमंत्री मोदी जो भाषण में कहा
यह सरकार ने जो समय समय पर कहा और उसको हम जिस तरह से देख रहे हैं, रेलवे का हमने देखा 85% और 15% की कहानी मैं 3 वीडियो में कर चुका हूं। तीनों वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। और बीच में बोल दे रहा हूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारियां जो शायद आपको कहीं नहीं मिले, वो मैं भरोसा देता हूं, वादा करता हूं कि हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको दिखाएंगे। उसको सब्सक्राइब करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो बाकी राज्यों की भी बात, सबने बैकडेट में कहानी बनाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश सरकार पहले पैसे नहीं दे रही थी। जब हंगामा मचा सोनिया के बयान के बाद, तो अचानक 4 मई को मध्य प्रदेश सरकार ने कहा हम अपना खर्च वहन करेंगे। लेकिन कुछ राज्य सरकारों का रवैया अभी भी संतोषजनक नहीं है, उसमें बिहार भी शामिल है। मैं कल 1-2 चैनल पर बहसें देख रहा था नेताओं के। हर राज्य के नेता या हर पार्टी के नेता अपनी सरकार को सबसे शानदार प्रदर्शन वाली सरकार कह रहे हैं। लेकिन कल मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली से कुछ ट्रेनें बिहार के लिए चली है और मध्य प्रदेश के लिए चली है, आज भी चलने वाली है। अच्छी पहल की अरविंद केजरीवाल ने, कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से, केजरीवाल सरकार की तरफ से जिन राज्यों, मध्य प्रदेश सरकार ने किराया वहन करने के लिए रजामंदी दे दी दिल्ली सरकार और मध्य प्रदेश के कम्युनिकेशन के बीच, तो मध्य प्रदेश सरकार दिल्ली से जो मजदूर गए हैं उनका किराया मध्य प्रदेश देगी। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली, बिहार सरकार की तरफ से उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था कल तक। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से कहा गया ठीक है, हम मजदूरों को भेजते हैं, इनका किराया हम वहन करेंगे। उस मजदूरों के जाते हुए ट्रेन को गोपाल राय ने, जो मंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के, उन्होंने ट्विटर पर शेयर भी किया है और अरविंद केजरीवाल ने उसको रीट्वीट किया है। तो क्यों नहीं देगी बिहार सरकार किराया? जब ये सहमति हो गई और जब सबने कह दिया उस हंगामे बवाल के बाद कि हम अपने राज्यों में आने वाले मजदूरों का किराया वहन करेंगे, उसमें 85% और 15% का कोई सोल्यूशन सॉल्व हुआ कि नहीं, हो तो दोनों सरकारें जाने। लेकिन अगर आपके राज्य में आ रहे हैं, एमपी सरकार दे रही है, राजस्थान ने ऐलान कर दिया, महाराष्ट्र सरकार भी शायद कह चुकी है, तो आपको ये करना चाहिए। तो ये बिहार सरकार की है। ममता बनर्जी तो साफ, मैं कह रहा हूं जो अमित शाह ने कहा, और मैं यहां मानूंगा कि अमित शाह ने अगर कहा तो सच ही कहा होगा, क्योंकि ममता बनर्जी अगर एंट्री दे रही है तो ये कहने का कोई आधार नहीं है। तो ममता बनर्जी का रवैया असंतोषजनक है, इसको देखने की जरूरत है। अब बात आती है आखिर में करते हुए, क्योंकि वीडियो लगभग 27 मिनट हो गया है, मैं इसको खत्म करने से पहले, ये मजदूर जा रहे हैं तो बहुत सारे मजदूरों की कहानी एक सी है। उनको जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहां उनको नौकरी से निकाल दिया गया या उनको डिसकंटिन्यू किया गया, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे या दिहाड़ी थे, तो उनको निकाल दिया गया क्योंकि फैक्ट्री बंद है। फैक्ट्री ओनर ने कहा जब मेरे पास कमाई नहीं तो तुम क्या करोगे, जाना है तो जाओ, और उसके बाद वो बेरोजगार मजदूर चले। यही कहानी उन मजदूरों की भी है और थी जो जालना के ट्रैक पर, औरंगाबाद के ट्रैक पर जो 16 मजदूरों की मौत हुई, 4 बच गए। उनकी भी यही कहानी थी कि फैक्ट्री में काम करते थे जालना में, फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री मालिक ने उनको जाने को कह दिया और जब कोई उपाय नहीं था तो चल पड़े। जो गुजरात का आपको वीडियो मैंने दिखाया, वहां की भी वही कहानी है, फैक्ट्री बंद हो गई और चल पड़े। अलग अलग जगहों से यही कहानियां हैं कि फैक्ट्री बंद है, जो उनका कंस्ट्रक्शन का काम है बंद है, जब बंद हो गया कोई उनको खाने पीने का इंतजाम नहीं कर रहा है तो वो चल रहे हैं। तो यहां सरकार की नाकामियां है, सीधे सीधे राज्य सरकार की नाकामी। अब मैं देख रहा हूं, एक वीडियो में देख रहा था कि कर्नाटक में मैंगलुरु के पास स्टेशन पर 600-700 मजदूर जमा हो गए। उनको कहीं से लगा कि यहां से विशेष ट्रेन चलने वाली है घर भेजने के लिए, और उसके बाद वहां सूरतकल, नंथूर, कुल्लूर और डेरेबल से पैदल चलकर वो स्टेशन पहुंच गए। ये कई किलोमीटर वहां से दूर है। और इसमें इसी तरह से बेंगलुरु में शहर में एक जो कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां सैकड़ों मजदूरों का कहना है कि बिल्डर ने वहां बंधक बनाकर रखा है और सरकार से उन्हें उनके गृह नगर भेजने की अपील की है। ये भी कहानी है। कर्नाटक के बंधक की कहानी मैं भी 2 बार कर चुका हूं कि कैसे परसों नहीं तरसों कि कैसे कर्नाटक सरकार की तरफ से खबर आई कि बिल्डर लॉबी नहीं चाहती है मजदूर जाए, इसलिए येदुरप्पा ने सारी ट्रेनें कैंसिल कराने का येदुरप्पा सरकार के अधिकारियों ने कोशिश की और एक तरह से उनको लॉकडाउन में राज्य की चौहद्दी में बंद रखने का फरमान दिया। यह तुगलकी फरमान था, इसकी निंदा मैं भी कर चुका हूं, सब लोग कर चुके। मजदूरों को जबरन नहीं रोक सकते, यह अपराध है, गलत है। कोई ऐसा नहीं है, राजशाही में भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कैद कर सकते। तो एक बात, अब आखिर में बात करते हुए कि अभी मैं एक केंद्रीय मंत्री का भाषण सुन रहा था किसी टीवी चैनल पर, वो बोल रहे थे हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री की अपील पर पूरा देश उनके साथ है, और जिस तरह से उन्होंने जो भी अपील की, चाहे ताली थाली शंख दिए दीप दिए, सब पर साथ। सही है, पूरा देश आपके साथ है, होना भी चाहिए। कोरोना की लड़ाई जब तक पूरा देश साथ नहीं होगा तब तक नहीं लड़ सकते,
क्योंकि पूरे देश की लड़ाई है और पूरी इंसानियत की लड़ाई है, मानव जाति की लड़ाई है। लेकिन सवाल उठता है सिर्फ ये कह देने से कि पूरा देश साथ है, तो ये मजदूर कौन है? क्या साथ हैं क्या आपकी लड़ाई में? आपके हिसाब से ये चुपचाप कहीं लॉकडाउन में बैठे हैं क्या? आज जरा ऐलान करिए देश में दीप दिए जलाने की और देखिए कि मजदूर दीप दिए जलाते हैं कि नहीं, या क्या जलाने लगते हैं। तो इस तरह से साइकोफेंसी जो हो रही है, साइकोफेंसी करने की बजाय जमीनी हकीकत देखने की कोशिश और उसको नियंत्रित करने की कोशिश होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है, और यही चिंताजनक है। आखिरी बात खत्म करने से पहले कि इसलिए बार बार केंद्र सरकार की बात होती है क्योंकि केंद्र सरकार ने ही सारे फैसले किए। सारे फैसले इस सेंस में कि लॉकडाउन 4 घंटे के नोटिस पर 24 मार्च को करने का फैसला, पहले मजदूरों के मूवमेंट न करने का फैसला, फिर बाद में मूवमेंट के लिए इजाजत देने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में यह लिखकर देने का कि सड़क पर अब कोई नहीं है। ये सारी चीजें जो गाइडलाइन है और इसका जो नेतृत्व है वो केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार के निर्देशों पर हुआ है। तो इसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। राज्यों की जो शिकायत है कि उनके पास पैसे कम हैं, उन्हें फंड नहीं दिया जा रहा है, उन्हें जो जरूरत के हिसाब से उनको मदद करने के लिए पैसे चाहिए, यहां पर राज्य सरकारों को जितना दिल खोलकर मदद कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी करें, लेकिन साथ में राज्य सरकारों की भी भूमिका होनी चाहिए कि वो अपने प्रवासियों की, अपने मजदूरों की, अपने नागरिकों की चिंता करें और उनके लिए हर मुमकिन, हर तरह से जितना भी अधिकतम हो सकता है रकम या राहत के लिए दिल खोलकर उनकी मदद करने की कोशिश करें। इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं क्योंकि लगभग 31 मिनट हो चुका है। आप सभी साथियों का नमस्कार, और जिन्होंने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और साथ में ये कि हकीकत से पर्दा उठते रहना जरूरी है, उसके लिए ऑल्टरनेटिव मीडिया को आपका साथ और सहयोग चाहिए। ठीक है, नमस्कार।